ऑलराइट क्लास, अस्सलाम वालेकुम। अभी तक हम इस कोर्स में बेसिकली जो हमारा फोकस था वो ये था कि डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, उसे प्रोसेस कैसे किया जाता है, उसके लिए हार्डवेयर क्या चाहिए, उस हार्डवेयर के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं और वो कंपोनेंट्स आपस में कैसे वर्क टुगेदर करते हैं ताकि इस इंफॉर्मेशन को बेहतर तरीके से यूज़ किया जा सके। ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से सारी हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है। और फाइनली हमने बात की थी कि आपने एक मशीन से दूसरी मशीन में अगर डेटा या ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है तो वो किस तरीके से, उसके लिए क्या टेक्नोलॉजीज होती हैं, किस तरीके से नेटवर्क किया जाता है ताकि एक एंड से दूसरे एंड तक डेटा ट्रांसमिट किया जा सके। ठीक है। तो अभी तक तो हमारा फोकस था कि किस तरीके से डेटा को यूज करना है, किस तरीके से प्रोसेस करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है। अब जो हमारा फोकस होगा वो बेसिकली एप्लीकेशन साइड पे होगा कि डिफरेंट एप्लीकेशंस क्या हैं कंप्यूटिंग सिस्टम्स की, उनमें चैलेंजेस क्या हैं, उनके फायदे क्या हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आज जो हमने एप्लीकेशन देखनी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और हमारा फोकस इस बात पे होगा कि एआई फील्ड में क्या क्या सब डोमेन्स है, क्या एप्लीकेशंस है, कहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल होती है, और फिर हम बात करेंगे कि इसमें चैलेंजेस क्या हैं जो कि आपका सिस्टम फेस करता है, यानी क्या मुश्किलात क्या हैं जब आप एक एआई बेस्ड सिस्टम बनाना चाहते हैं। ठीक है। तो पहली चीज तो ये एक सिंपल एग्जांपल से शुरू करते हैं। लेट सपोज आपके पास ये एक इमेज है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस इमेज में क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या चीजें हैं जो कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो आप कुछ सेकंड में ही मुझे जवाब दे देंगे कि इसमें एक बिल्ला है, एक वाज है, वाज के अंदर फूल है, घड़ी पड़ी हुई है, फोटो फ्रेम है, पीछे खिड़की है और खिड़की का भी फ्रेम है, और इसके अलावा एक दीवार नजर आ रही है और वो दीवार कोई ग्रीन से कलर की है। ठीक है। तो फौरन ये चीजें आपने बता दी हैं। अब एज अपोज टू दैट अगर मैं आपको ये कहूं कि ये बुक है, इस बुक में आप बताएं कि हर लेटर कितनी दफा एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। यानी ए कितनी दफा इस पूरी बुक में आकर कर रहा है, बी सी डी ई कितनी दफा आकर कर रहा है। या फिर मैं आपको कहता हूं कि आपके पास 1000 नंबर हैं, 4 4 डिजिट के, उन सारों को ऐड करें। ठीक है। या फिर आपको मैं 1 मिलियन वैल्यूज दे दूं और आप उन सारी मिलियन वैल्यूज को सर्च करके बताएं कि इन वैल्यूज में डुप्लीकेट कितना है और कौन कौन सी वैल्यूज डुप्लीकेट है। ठीक है। तो ये सारे काम जो है, इन दोनों, ये जो मैंने दो डिफरेंट आपको काम बताए हैं, ठीक है, एक इमेज आइडेंटिफाई करना और एक इस तरह की प्रोसेसिंग, तो इनमें एक ठीक ठाक फर्क है। और बात यह है कि इंसान जो है पिक्चर के अंदर से चीजें आइडेंटिफाई करना वो बहुत आराम से कर लेते हैं, और कंप्यूटर के लिए वो टास्क बहुत मुश्किल है। एज अपोज टू दैट जो डल और रिपीटेटिव टास्क थी, फॉर एग्जांपल पूरी किताब में ढूंढें कि ए कितनी दफा कर रहा है, बी कितनी दफा कर रहा है, या मिलियन वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज में ढूंढें कि डुप्लीकेट कौन कौन सी हैं और कितनी दफा कर रहे हैं, तो वो रेपिटेशन जो है वो इंसानों के लिए मुश्किल हो जाती है, पर कंप्यूटर के लिए वो बहुत सिंपल है। ठीक है। तो ये बेसिकली दो बहुत बेसिक फर्क है इंसानों और कंप्यूटर्स में। तो ज्यादा डिटेल में जाए तो किस तरह की काम है जो कि इंसान कर सकते हैं और मशीन नहीं कर सकती। तो एक उसमें आ जाते क्रिएटिविटी, यानी कोई आपने कहानी की किताब लिखनी है, कोई पेंटिंग बनानी है, कोई मौसीकी तरतीब देनी है, कोई गाना गाना है, तो इंसान ये काम बहुत आराम से कर लेता है। मशीन के लिए ये काम करना काफी मुश्किल है। ठीक है। दूसरा एग्जांपल है तो अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है कि फॉर एग्जांपल आपने एक चेक करना है कि नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं, तो आप कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे और उन स्टेप्स को फॉलो करते करते आपको पता लग जाएगा कि नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं है। ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है जिसमें कोई स्टेप्स नहीं होते एज सच, यानी लॉयर अगर कोई केस लड़ है तो इट्स नॉट कि वो कोई स्टेप्स फॉलो करेगा जिसके फॉलो करने से वो केस जीत जाएगा। नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। वो कोई आर्ग्यूमेंट लेके आएगा, आगे से जो बंदा है वो लॉयर है, जो ओपोनेंट है वो कोई और आर्ग्यूमेंट लाएगा, फिर आपको उसका जवाब देना पड़ेगा, बीच में
कमरा अदालत में आप कोई लतीफ़ा भी सुना सकते हैं, कोई बहस होगी, कोई लड़ाई होगी। तो ये सारी चीज़ें एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और प्रॉब्लम क्या है, आपने केस जीतना है, और केस जीतने के लिए कोई स्टेप्स नहीं है जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, बहस करना, नए क्रिएटिव आइडियाज लेके आना, वो इंसान कर सकते हैं, कंप्यूटर्स के लिए मुश्किल होता है। और तीसरा एक एग्जांपल है कि आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आपने गैदर की है, कोई ऑब्जर्वेशन है, कोई इंफॉर्मेशन है, और उसकी बेसिस पे आप कोई नई चीज प्रपोज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि आपका करंट फ्लो करता है, अब उस करंट से आपने लाइट बल्ब इजाद कर दिया, या आपको पता है कि करंट के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, तो उससे आपने पूरा वायरलेस का कम्युनिकेशन सिस्टम इजाद कर लिया। ठीक है, तो ये चीजें जो है, जिसमें कोर पे बेसिकली क्रिएटिविटी है, तो ये जो क्रिएटिविटी वाली चीज है, ये इंसानों के लिए बहुत आसान है और कंप्यूटर्स के लिए मुश्किल हो जाती है। तो वे कंप्यूटर किस काम में अच्छे हैं? फास्ट कंप्यूटेशन। अगर मैं आपको मिलियन नंबर दूं और कहूं कि इन्हें ऐड करें, तो आपको दिन लग जाएगा, शायद उससे भी ज्यादा। कंप्यूटर जो है कुछ सेकंड के अंदर कर देगा। ठीक है, फिर रेपिटेशन, इंसान जो है रेपिटेशन से तंग आ जाता है, और मशीन जो है वही काम बार बार कर देती है। एज लॉन्ग एज मशीन क्रैश ना करे या आपकी बिजली ना चली जाए, आपका वो काम हो जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल लें तो मैसेज स्टोरेज और क्विक एक्सेस। अगर मैं आपको कहूं कि अपने दिमाग के अंदर कोई 100 किताबों को स्टोर कर लें, तो वो दिमाग में याद रखना आपके लिए इम्पॉसिबल है। कंप्यूटर में 100 किताबें क्या, आप 1000 किताबें स्टोर कर लेंगे, वो कंप्यूटर में बड़े आराम से हो जाएंगी। और उनमें से किसी भी किताब की किसी भी पेज को एक्सेस करना है, तो इंसान के लिए वो एक्सेस करना मुश्किल होगा अपने दिमाग से, और कंप्यूटर फौरन जो है इंस्टेंटेनियसली उस पेज को एक्सेस कर लेगा। ठीक है, तो ये मशीनों और ह्यूमन बीइंग में फर्क है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गोल क्या है कि आपने मशीन को इंसानों की तरह की थिंकिंग करवानी है। ठीक है, यानी क्रिएटिविटी, कि आप चाहते हैं कि आपकी मशीन जो है वो उस तरह की पेंटिंग बना दे जिस तरह की हमारा ये सादिकैन थे, चुगताई थे। रेनेसांस आर्टिस्ट की बात करें तो लियोनार्डो था, माइकल एंजेलो थे, तो वो जिस तरीके की पेंटिंग बनाते थे, उस तरह की पेंटिंग आपका कंप्यूटर खुद से बनाए। ठीक है, या गाना, म्यूजिक बनाए जो कि किसी इंसान ने पहले ना बनाया, कंप्यूटर खुद ही से डिसाइड करे कि ये जो ट्यून है ये इंसानों को अच्छी लगेगी। तो बेसिकली आप चाहते हैं कि कंप्यूटर जो है वो इंसान की तरह सोच सके। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है और ये गोल है बेसिकली। अब इसकी डिटेल में जाए तो एआई जो है ये सिर्फ कोई एक छोटी सी फील्ड नहीं है, ये एक अम्ब्रेला टर्म है जो कि मल्टीपल डिफरेंट डोमेन्स को कवर करती है। फॉर एग्जांपल, कंप्यूटर विजन है एक फील्ड, कि आपके पास इमेज है, तो उस इमेज में डिटरमिन करना कि क्या क्या चीज नजर आ रही है। यानी पिछला जो मैंने आपको इमेज शो किया था, वो हमें फौरन पता लग गया था कि उसमें बिल्ली है, उसमें खिड़की है, उसमें वाज पड़ा हुआ है, वाज के अंदर फूल है, पीछे घड़ी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ऑब्वियस थी इंसानों के लिए। कंप्यूटर जो है ये तस्वीर देख के डिसाइड कर सके कि इसके अंदर क्या क्या ऑब्जेक्ट है, वो इतना आसान नहीं होता कंप्यूटर्स के लिए। ठीक है, तो कंप्यूटर विजन एक फील्ड है। और बाय द वे, कंप्यूटर विजन में सिर्फ यही नहीं है कि ऑब्जेक्ट है, उन ऑब्जेक्ट से फिर डिटरमिन भी चीजें इन्फर करनी है कि और क्या इंफॉर्मेशन है जो एज सच इमेज में नहीं है पर आपको पता लग जाती है। मसलन, अब एक बिल्ली है, खिड़की है, वाज है, फूल है, घड़ी है, फोटो फ्रेम है, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि चांसेस आर कि ये किसी के घर के अंदर की तस्वीर है। ऑब्वियस नहीं था ये, पर आपने थोड़ा सोचा है तो आपको अंदाजा हो गया कि ये किसी के घर के अंदर होगा। यानी यूएमटी में किसी के दफ्तर में आप ऐसे खिड़की, कार्नर्स, फोटो फ्रेम, घड़ी, वाज, बिल्ली ऐसे नहीं देखेंगे। ठीक है ना, तो ये अंदाजा लगाना, इमेज से पहले डिसाइड करना कि इमेज के अंदर है क्या,
फिर उससे फर्दर इंफर करना कि इससे और क्या चीजें अप्लाई की जा सकती हैं, तो वो कंप्यूटर विजन के जुमरे में आता है। ठीक है, और इंसानों के लिए बहुत सिंपल है, कंप्यूटर के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ये चीजें इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। आगे बात करें तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आ जाती है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का क्या मतलब है कि अब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं बड़ी तेजी से बोल रहा हूं, तो इन सारे तेज जुमलों में डिसाइड करना कि क्या लफ्ज है, यानी कितने लफ्ज मैं अभी बोल चुका हूं, कौन कौन से लफ्ज हैं, हर लफ्ज का मतलब क्या है, तो ये सारा प्रोसेसिंग करना ये इंसानों के लिए ये भी बहुत आसान है, पर कंप्यूटर के लिए इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर मैं लफ्ज बोलूं आइसक्रीम, इसका क्या मतलब है? आइसक्रीम एक खाने वाली चीज है, और आइसक्रीम मैंने चीख मारी, ये एक बिल्कुल फर्क चीज है। फिर आय का क्या मतलब है? आय का मतलब है मैं, और आय आंख को भी कहते हैं। तो कंप्यूटर के लिए डिसाइड करना कि क्या चीज बोली गई थी, ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता, इंसानों के लिए बहुत आसान है। ठीक है, और एग्जांपल है तो वर्चुअल असिस्टेंट का एग्जांपल है। वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है कि आपका मोबाइल फोन है, आप उसमें बोलें कि यार मुझे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले दो, बस, तो वो ऑटोमेटिकली आपका फोन जो है वो डॉक्टर को फोन करेगा। फिर ऑटोमेटिकली वो आपका जो भी वर्चुअल असिस्टेंट है, जो कि असली इंसान नहीं है, एक प्रोग्राम है, वो डॉक्टर से बात करेगा, उससे पूछेगा कि कौन कौन से टाइम अवेलेबल है, फिर डिसाइड करेगा कि आपके लिए कौन सा टाइम सूटेबल है, फिर डॉक्टर को रिक्वेस्ट कर देगा कि उस टाइम पे अपॉइंटमेंट दे दें। ठीक है, तो ये सारी चीजें आम इंसान के लिए तो कुछ भी नहीं है ना, आप फोन उठाएंगे, कॉल करेंगे, 2 मिनट के अंदर आप फारिग हो जाएंगे। और कंप्यूटर के लिए सारी चीजें अचीव करना ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, और यही आजकल फोकस है एआई में कि ये कैसे कैसे ये इंसानों के करीब तरह मशीन को लेके जा सकते हैं। फिर और एग्जांपल देखें तो रोबोट्स हैं बेसिकली, कि आपने कोई भी काम करना है, अगर आपने चेस खेलनी है रोबोट के खिलाफ खेलना है, अगर आपने कंपनी के अंदर गाड़ियां असेंबल करनी है तो वो इंसानों की बजाय रोबोट करें, आपने अपने घर को पेंट कराना है तो इंसानों की बजाय आप रोबोट खरीद के उससे पेंट करवा लें। तो ये सारी चीजें आपकी एआई कर सकती है, जहां पे उसका ऑब्जेक्टिव है कि वो कर सके, अगर अभी नहीं तो इवेंचुअली। और आखिरी बात है कि ये सारी जो हमने बातें की हैं, इसमें एक कॉन्सेप्ट आ जाता है मशीन लर्निंग का, कि आपकी मशीन जो है वो खुद ही से चीजें सीखे। ठीक है, यानी एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो वो कैसे पढ़ना बोलना सीखता है? आप कोई ब्लैक बोर्ड के ऊपर चौक लेके लफ्ज लिखने शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि ये लफ्ज ऐसे बोला जाता है? नहीं, वो शक्लें देखते हैं, लोगों की आवाजें सुनते हैं, और उससे अंदाजे कर रहा होता है कि ये शक्ल, ये आवाज इनमें कोई रिश्ता है। फॉर एग्जाम्पल माँ की शक्ल देखेगा और मुंह से जो लफ्ज वो आवाज सुनते हैं वो अम्मा की होती है। जब बाप की शक्ल देखेगा तो उसके साथ जो लफ्ज होते हैं वो बाबा होता है। तो इन चीजों को वो कोई सिखाता नहीं है, वो खुद ही से जो है ना, वो सुन सुन के ये चीजें सीखनी शुरू कर देता है। ठीक है, तो मशीन लर्निंग भी यही है कि आपकी मशीन जो है कैसे ये सारी चीजें सीख सकती है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने अभी बात की है कि एआई है क्या, और एआई के अंदर डिफरेंट डोमेन्स क्या हैं जिनके ऊपर फोकस होता है। अगला सवाल ये है कि एआई का इस्तेमाल क्या है, कहां पे इस्तेमाल होती है? तो एनी आइडियाज? एक मिनट, मैंने अनम्यूट कर दिया है। हाँ जी। सर एक एग्जांपल तो ये फिल्टर्स हो सकते हैं मेरे ख्याल से, जो हम ऐप्स के यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन्स में, वो हमारी मतलब स्नैपचैट फिल्टर्स होते हैं, जिस तरह वो आइज़ को भी डिटेक्ट कर लेता है और लिप्स को भी, फेस को भी, सारा वो। ठीक है, आपका फिल्टर है जो कि डिटेक्ट करे कि शक्ल का कौन सा हिस्सा है, ये हिस्सा आंख है, यहाँ पे ऐनक है, ये नाक है, ये होंठ है। तो ये चीजें डिसाइड करना जो है ये जैसे एआई का काम है। और बाय द वे आपको ये लगेगा कि ये चीज बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पर आज से अगर 10 साल पहले की बात करें, 10-15 साल पहले, तो ये चीजें थी आसान नहीं थी, यानी तस्वीर के अंदर से डिसाइड करना कि ये वाला हिस्सा आंख को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो कंप्यूटर के लिए पॉसिबल होता था। ठीक है ना, तो अब ये चीजें एआई तरक्की कर रही है तो ये थोड़ा आसान होना शुरू हुआ है। और कोई एग्जांपल दें? सर
एक रोबोट है, बॉस्टन डायनामिक्स का, एटलस नाम है उसका। वो जब उसको इन्वेंट किया गया था तब वो मुश्किल से चल सकता था, लेकिन अब वो इतना सीख चुका है कि वो इवन बैक फ्लिप्स भी कर लेता है। ठीक है, ओके, ये एक और एग्जांपल आ गया कि आपका जो एक रोबोट है, ठीक है, वो चल भी सकता है, छलांगे मार सकता है, और इसकी फ्यूचर डायरेक्शन क्या है कि वो बंदूकें पकड़ के आपके लिए जंगें भी लड़ सकता है। ठीक है, तो फोकस इस चीज पे है कि रोबोट जो है वो अब जंगों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। और कोई एग्जांपल है? सर आजकल मोबाइल में भी एआई आ रहा है, जैसे वो आपका जो बिहेवियर है फोन यूज करने का उसको वो देख लेता है, फिर उस हिसाब से वो सेट कर देता है फोन को कि आपने इस टाइम पे चार्ज करते हो, आप इस टाइम पे वो ये एप्स यूज करते हो। ठीक है, मोबाइल में आपका बिहेवियर मॉनिटर करना, उसके लिए एप्लीकेशन है। उसके अलावा मोबाइल में जो सिरी है, जो वर्चुअल असिस्टेंट है, वो भी एआई है कि आप उसे बोल के कोई काम कहते हैं और वो उसका फिर जवाब देता है आपको। यानी आप उसे कह सकते हैं कि मेरे घर से यूएमटी तक रास्ता बताओ, तो जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो गूगल मैप के ऊपर खोल के आपको दिखा देगा। ठीक है, और कोई एग्जांपल? मोबाइल के अंदर लॉक होता है जो फेस डिटेक्ट करता है। ठीक है, फेस डिटेक्शन आ गई, बिल्कुल। ठीक है, और अगर मैं एग्जांपल दूं तो एक डीप ब्लू 1997 में कंप्यूटर आया था, उसने चेस के वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया था। ठीक है, तो वो एक चेस में हराना बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि कंप्यूटर इतने पावरफुल और एआई आपकी इतनी पावरफुल नहीं थी तब तक। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल है कि एक मैथमेटिकल कंजेक्चर था। कंजेक्चर आप समझ लें कि कोई थ्योरम टाइप चीज है कि लोग कहते हैं कि मेरे ख्याल में ये चीज इस तरीके से होनी चाहिए, पर मेरे पास इसको, मैं कुछ एग्जांपल दे सकता हूँ जिस पे ये चीज वर्क कर रही है, पर मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि हर वैल्यू के लिए ये वर्क करेगा। ठीक है, तो कंजेक्चर जो है, एक कंजेक्चर आपके एआई के थ्रू प्रूव हुआ था, वो था रॉबिन्स कंजेक्चर। इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, पर कहने का मतलब है कि पहले कंजेक्चर सिर्फ इंसान प्रूव करते थे, अब एआई जो है वो भी कंजेक्चर प्रूव कर सकती है। फिर वैक्सीन में भी आपको एआई हेल्प करती है कि आपके पास वैक्सीन है तो आप सॉफ्टवेयर के थ्रू, आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आप डिटरमिन कर सकते हैं कि इस वैक्सीन में क्या वीकनेसेस हैं, क्या स्ट्रेंथ है, आया ये काम करेगी भी कि नहीं करेगी। और उसके बाद फिर आप एक्चुअल इंसानों के ऊपर जाते हैं। पहले तो आपकी एआई ही डिसाइड करती है कि वैक्सीन ठीक लग रही है कि नहीं। ठीक है, फिर नो हैंड ड्राइविंग, आपके ड्राइवरलेस कार का कॉन्सेप्ट आ गया हुआ है कि आपको, अभी तो इंसान होते हैं, ड्राइवर होते हैं जो गाड़ी चलाते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, अब आपकी ड्राइवरलेस गाड़ियां हैं कि आप गाड़ी में बैठ जाएं और बता दें कि किस डेस्टिनेशन तक जाना है, वो ऑटोमेटिकली सड़कों के ऊपर ट्रैवल करते हुए आपको ले जाएगी। तो वो भी एआई सर की, हाँ जी, अचीवमेंट है। सर ये हाँ जी, ड्रोन्स हैं आजकल यूज हो रहे हैं सर, ये भी इसी में आएंगे? क्या यूज हो रहे हैं? सर ये जो ड्रोन्स हैं ये जो हमले करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ड्रोन्स भी आपका, पर वो तो पीछे से कंट्रोल किए जा रहे हैं। अभी जो अभी जो मैंने ड्रोन्स का देखे, वो यूएस में आर्मी जो है वो खुद कंट्रोल कर रही होती सर है, ड्रोन्स तो पीछे से कंट्रोल किए जाते हैं ना। इंसान कंट्रोल कर रहे होते हैं। पर हैविंग सेड दैट, ड्रोन में भी आप काफी, वो एआई बेस्ड ड्रोन भी आ रहे हैं। ठीक है, यानी मैं एग्जांपल देता हूं कि सर एक पाकिस्तान के बंदे ने ड्रोन बनाया है। वो क्या करता है कि वो अपनी फसलों में छोड़ देता है, ठीक है, और वो ड्रोन जो है वो फसलों की तस्वीरें लेके डिसाइड करता है कि किस जगह पे कीड़ों का हमला हो रहा है, तो फिर वो सिर्फ उसी जगह पे जाके दवाई छिड़क देता है। तो रादर दें कि पूरी फसलों के ऊपर आप दवाई छिड़कें, आप देखते हैं कि किस जगह पे कीड़ों का हमला है और सिर्फ वहीं पे दवाई फेंकते हैं। ठीक है, तो इस, और ये इंसान नहीं कर रहा होता, ये ड्रोन खुद ही से कर देता है। सर यानी ये इंसान आ गई है। ठीक है, सर ये जो हाँ जी, सर हाँ ये जी, एक ड्रोन, ये बोइंग जो है एयरक्राफ्ट की कंपनी है, ये भी डेवलप कर रही है पार्टनर के नाम से, उस ड्रोन का नाम है। और वो बना रहे हैं जो फाइटर जेट्स होंगे ना, उनके पायलट्स को साथ असिस्ट करने के लिए वो ड्रोन्स होंगे। और एक एक हिट मतलब वो अपने ऊपर ले लेंगे अगर उसको कभी कोई मिसाइल वगैरह से अटैक किया जाए पायलट को। जैसे कि आपको नजर आ रहा है, ये एग्जाम्पल बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी भी चीज के अंदर लेके आ सकते हैं। ठीक है, जंगों के लिए लेके आ सकते हैं, आप क्लासरूम में लेके आ सकते हैं, आपको पोस्ट ऑफिस है
उसके अंदर आपने मेल को ऑटोमेटिकली सॉर्ट करना है, बैंक ने तस्वीर देख के डिसाइड करना है कि ये बंदा कौन है, इसी का अकाउंट है कि नहीं है, या फिर फिंगरप्रिंट देखना है, या सिग्नेचर वेरीफाई करना है, ठीक है। या फिर आप लोन की एप्लीकेशन देते हैं तो रादर देन कि किसी बैंकर से आप बात करें, आप किसी मशीन से बात कर लेंगे और मशीन डिसाइड कर लेगी कि आपको लोन देने में बैंक को मुनाफा होगा कि खतरा है कि आप पैसे लेके जो है भाग जाएंगे या दिवालिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें एआई मैनेज कर सकती है। फिर एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट, आपने कोई बात करनी है तो टेलीफोन कंपनी जो है वो ऑटोमेटिकली, आप रादर देन कि आप किसी इंसान से बात करें, टेलीफोन कंपनी में एक रोबोटिक ऑपरेटर होगा जिससे आप डायरेक्ट बात करके अपनी जो भी इंक्वायरी है वो ले सकते हैं, ठीक है। यानी एक जमाना था कि आप 17 पे फोन करते थे और बताते थे कि मुझे इस जगह का फोन नंबर चाहिए या इस शख्स का फोन नंबर चाहिए, तो आपको जवाब दे देता था। अब काफी चीजें जो कि ऑटोमेट हो गई, आप बोलते हैं कि मुझे इसका नंबर चाहिए, तो वो ऑटोमेट, कोई इंसान नहीं बैठा होगा, वो मशीन ही आपको जवाब दे देगी कि इसका फोन नंबर चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली मकसद क्या है कि इंसानों को आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों से निकाल के मशीनों को ही पूरा कंट्रोल दे दें, ठीक है। और एग्जांपल भी काफी, क्रेडिट कार्ड में फ्रॉड डिटेक्ट करना है तो उसके लिए भी आप एआई इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी, आप कोई सवाल कर रहे थे, क्या सवाल है आपका? जी सर, मैंने कहना था कि पाकिस्तान ने शॉर्ट रेंज पे ना बैलिस्टिक मिसाइल बनाया शाहीन-1, तो वो जब लॉन्च कर देते हैं उसको टारगेट मिल जाता है, तो बीच में अगर माउंटेन्स या कोई चीज़ आती है तो उसको पास आउट कर लेता है, तो वो भी एआई के अंडर है। ये सारी चीजें उसके अंदर ही आती है कि ऑटोमेटिकली आपने फ्लाइट को कंट्रोल करना है, उसकी उसकी जो ट्रेजेक्टरी है उसे कंट्रोल करना है। तो या तो उसके अंदर कोई इंसान बैठा होगा, सर या फिर जो है वो उसका कैमरे सर लगे हो, कैमरों से वो तस्वीर लेके खुद ही डिसाइड कर सकता है कि मैंने क्या करना है। हाँ जी, हाँ जी, सवाल करें। सर सर मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट जो जितने भी सर मेरे ख्याल से बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनमें ये पाकिस्तान के जो है मेरे ख्याल से इन्होंने ये किया हुआ है कि वो अपने टारगेट को खुद अचीव कर सकते हैं। हाँ, ये चीजें अब आ गई हुई है, ठीक है। यानी अभी जो है अब तरक्की कर रही है टेक्नोलॉजी ना, पहले तो इंसान कंट्रोल करते थे, अब इस चीज को आप ऑटोमेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। खैर, तो मिसाइलों के अलावा भी कोई एग्जांपल सोचा करें यार, बम, मिसाइल, धमाके, बंदूकें। खैर, तो एक और चीज है, स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन में भी आप एआई लेके आ सकते हैं कि अब मार्केट चढ़ रही है तो मैं फैसला करना चाहता हूं कि मुझे पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए स्टॉक मार्केट में कि नहीं। तो एक प्रोग्राम हो सकता है जो मुझे मशवरा दे सकते हैं कि अभी मार्केट और ज्यादा चढ़ेगी तो आप पैसे डाल दें, या वो कह सकते हैं कि मार्केट गिरने वाली है तो अपने पैसे बाहर निकाल लें, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो कि बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इंसानों को असिस्ट कर रही है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है ट्यूरिंग टेस्ट का। ट्यूरिंग टेस्ट का क्या मतलब है? बेसिकली एक बंदा था एलन ट्यूरिंग, वर्ल्ड वॉर के जमाने में बड़ा मशहूर कंप्यूटर साइंटिस्ट है, बेसिकली कंप्यूटर साइंस का बाप समझा जाता है। तो उसने कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो जब तरक्की करेगी तो इवेंचुअल गोल ये होना चाहिए और एक टेस्ट होना चाहिए जिससे आप डिसाइड कर सकें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कंप्यूटर है वो इंटेलिजेंट हो गया है कि नहीं। तो वो टेस्ट क्या है कि आप एक इंसान को बिठाएं एक कमरे में और दूसरे कमरे में एक मशीन पे इंसान बैठा हो और दूसरी मशीन पे कंप्यूटर हो बस, और जो इंटेरोगेटर है वो इन दोनों से बात कर रहा होगा, एक ही वक्त पे चैट कर रहा होगा। तो अगर तो वो इंटेरोगेटर बता देते हैं कि कौन सी मशीन, कौन सी मैं चैट जो कर रहा हूं उनमें से कौन इंसान है और कौन मशीन है, अगर तो ये बता सकते हैं तो इसका मतलब है कि टेस्ट फेल हो गया है और आपकी मशीन जो है वो इतनी इंटेलिजेंट नहीं है अभी। ऑन द अदर हैंड, अगर इंटेरोगेटर नहीं बता सकता कि कौन सी मशीन, कौन जवाब देने वाला मशीन है और कौन जवाब देने वाला इंसान है, अगर वो नहीं बता सकता तो इसका मतलब है कि आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग हो गई है कि अब वो इंसानों की तरह से सोच सकती है। और ये भी इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। यानी मैं अगर एग्जांपल दूं तो आपके ख्याल में आप अगर एक मशीन और एक इंसान से चैट कर रहे हैं तो आपको कैसे पता लगेगा कि आप क्या सवाल करेंगे जिनसे आपको पता लगे कि मैं इंसान से बात कर रहा हूं कि मशीन से? एनी आइडियाज? सर मैं कोई भी अगर क्वेश्चन करूँगा एक मशीन से, तो उस क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट करूँगा तो उसका सेम आंसर होगा। लेकिन एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन करूँगा तो हम इस तरह करके मीन्स कि उसके
डिफरेंट आंसर्स वगैरह होंगे, तो मशीन को नहीं पता ना किस टाइम पे क्या आंसर करना है क्वेश्चन के हिसाब से, तो शायद ये फैक्ट हो। बिल्कुल सही है। तो मशीन जो है वो कुछ स्टेप्स फॉलो कर रही होती है। तो आपने सवाल किया कि यार ये जगह किधर है, तो वो कह देगा कि इतना फासले पे इतना चल के जाओ जगह मिल जाएगी। इंसान ऐसे जवाब नहीं देता है। यानी आप लाहौर की सड़क पे गाड़ी रोक के किसी से रास्ता पूछें तो आप दो लोगों से उसी जगह पे रास्ता पूछेंगे, दोनों को फर्क ही जवाब दे रहे होंगे। एक कहेगा सीधे जाओ गोल चक्कर से उतो खब्बे पासे मुड़ जाओ, दूसरा कहेगा चली जाओ चली जाओ चली जाओ फिर खब्बे पासे मुड़ जाओ। तो कहने का मतलब है कि बोलने का तरीका फर्क होगा। कंप्यूटर जो है बहुत फॉर्मल किस्म की जुबान बोल रहा होगा, इंसान जो है वो थोड़ी फर्क किस्म की जुबान बोलता है। फिर एक और चीज है, कंप्यूटर आपको कहेगा कि यार जल्दी पहुंचो। इंसान से आप बात कर रहे हैं तो वो कोई इस तरह का स्लैंग बोल सकते हो, कह सकता है कि यार दस्ती पहुंच। अब दस्ती पहुंच एक उर्दू का लफ्ज तो नहीं है ना, पर मुझे पता है इसका क्या मतलब है, आपको पता है इसका क्या मतलब है, पर मशीन चांसेस आर के इस तरह के जुमले नहीं बोलेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इंसान और मशीन में अभी काफी फर्क है, वो इतना आसान नहीं है इसमें। यानी आप बड़े आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि मैं इंसान से बात कर रहा हूँ कि कंप्यूटर से। ठीक है, एनी क्वेश्चंस क्लास? ऑलराइट देन, मूविंग ऑन। अब बात ये है कि जब भी आप कोई मशीन बना, जब भी आप कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोग्राम लिखते हैं तो पहली जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है कि आप जिस डोमेन के लिए प्रोग्राम लिख रहे हैं एआई का, उसको उस डोमेन की नॉलेज तो होनी चाहिए ना। यानी अगर आप एक प्रोग्राम लिख रहे हैं जो कि रोबोटिक डॉक्टर है, तो डॉक्टर को पता होना चाहिए कि क्या बीमारियां हैं, उन बीमारियों के सिम्टम क्या होते हैं, उनके इलाज क्या होते हैं। तो ये सारी नॉलेज आपने रिप्रेजेंट करनी है ताकि डॉक्टर को ताकि उस प्रोग्राम को पता हो, और फिर उस नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए वो जवाब दे सकते हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं कि मेरे मुंह में छाला निकला हुआ है, तो अब उसकी क्या वजह है? अब अगर तो उस प्रोग्राम को सारी डोमेन की नॉलेज दे दी गई है तो फिर वो सोचेगा कि छाला निकलने का वजह हो सकती है कि या तो कुछ खाना खाते हुए आपने अपने आप को, आपके जुबान जो है वो दांत के नीचे आ गई फॉर एग्जाम्पल, शायद इसलिए छाला निकला हो। या फिर वो कह सकते हैं कि आपको गुटखा खाने का शौक है या सिगरेट पीने का शौक है, तंबाकू नोशी, उससे छाले निकल आते हैं। या वो कह सकते हैं कि आपने कोई ऐसी गर्म गजा खाई है, फॉर एग्जाम्पल चिप्स खाए हैं, बड़े ज़्यादा खाए हैं, तो उनसे भी छाले निकल सकते हैं। या फिर कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से मुंह में छाले निकल आते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये सारी इंफॉर्मेशन जो है, ये सारी नॉलेज जो है, उस प्रोग्राम को, उस मशीन को आपने देनी है। फिर उसकी बेसिस पे वो आपसे सवाल करेगा। यानी वो कह सकते हैं कि मुझे बताओ, आपको छाले निकले हुए, आप सिगरेट पीते हैं, आप गुटखा खाते हैं, पिछले एक हफ्ते में आपने क्या चीजें खाई थी मुझे बताएं। तो इन चीजों से वो फैसला कर सकते हैं कि छाले आपके मुंह में किस वजह से निकले हुए हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ आया कि आपने कोई भी एआई बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है तो सबसे पहली चीज है कि उसमें नॉलेज को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, और नॉलेज आपने रिप्रेजेंट करनी है उसके लिए। एक और चीज है नेचुरल लैंग्वेज, कि मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं तो इसमें इसम होता है, फेल होता है, हर्फ होता है, इनका मकसद क्या है, तो ये सारी नॉलेज होनी चाहिए मशीन के पास। फिर आवाज ऊंची करने का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल, मैं अगर पूरी क्लास को कहता हूं हेलो हाउ आर यू, तो इसका मतलब है मैं पूरी क्लास का हाल पूछ रहा हूं। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं ये जुमला ऐसे बोलता हूं हेलो हाउ आर यू, तो इसका मतलब है कि मैं पूरी क्लास की बात नहीं कर रहा, मैं जिसकी तरफ देखे मैं सिर्फ उस एक खास बंदे से पूछूं कि तुम्हारा क्या हाल है। जुमला वही था पर आवाज के उतार चढ़ाव से जो है उसका मतलब ही बदल गया। ठीक है, एक और इसका एग्जांपल हो सकता है कि तबीयत ठीक है। अब कंप्यूटर को पता होना चाहिए कि तबीयत ठीक है का क्या मतलब है। तबीयत ठीक है का मतलब है कि मैं आपका हाल पूछ रहा हूं। अगर मैं क्लास में किसी स्टूडेंट को कहता हूं तबीयत ठीक है, तो उसका मतलब है मैं उसका हाल पूछ रहा हूं। जब मुझे किसी का पता है कि कोई बीमार है, उससे मैं पूछता हूं कि तबीयत ठीक है, तो मैं उसका हाल पूछ रहा हूं।
पर अगर सड़क के ऊपर गाड़ी की टक्कर होती है और एक बंदा बाहर निकल के कहता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो हाल पूछ रहा है। इसका मतलब है कि उसे कह रहे तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम्हें गाड़ी चलानी आती है, और वो लड़ाई के लिए तैयारी कर रहे हैं बेसिकली। तो यानी समझ आइए, तबीयत ठीक है जो है वो दोस्ती के लिए भी आप कह सकते हैं और लड़ाई शुरू करने से पहले भी आप कह सकते हैं। तो कंप्यूटर के पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो फैसला कर सके कि इस केस में क्या बोला गया था। ठीक है, और इसके अलावा कोई और अगर एग्जांपल लेना है तो गेम ऑफ चेस है कि चेस में क्या क्या मूव की जा सकती है, हर मूव का फायदा क्या है, नुकसान क्या है, इस वक्त कौन सी मूव अच्छी है कौन सी बुरी है। तो ये सारी चीजें जो ये नॉलेज में आती है, नॉलेज के जुमरे में। और जितनी ज्यादा नॉलेज जितने एफिशिएंट तरीके से रिप्रेजेंट होगी, आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला प्रोग्राम जो है उतना बेहतर परफॉर्म कर सकेगा। ठीक है, तो पहले सवाल आते हैं कि नॉलेज को रिप्रेजेंट करना कैसे है। ठीक है, तो उसके लिए दो तरीके, काफी तरीके, दो तरीकों पे बात करेंगे। एक है सिमेंटिक नेटवर्क्स का और एक है सर्च ट्री का। सिमेंटिक नेटवर्क क्या होता है कि आपके जितने भी लफ्ज हैं उन लफ्जों का आप एक जाल बिछा दें और डिफरेंट लफ्जों के बीच में एरोज होंगे जो कि कोई रिलेशनशिप बताएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब ये एक सिमेंटिक नेटवर्क है। ठीक है, अब इस नेटवर्क में क्या चीजें आपको पता लग रही हैं? आपको पता लग रहा है कि मैमल हैज वर्टेब्रा, वर्टेब्रा रीढ़ की हड्डी को कहते हैं। कैट इज अ मैमल, कैट हैज फर, बेयर हैज फर, बेयर इज अ मैमल, मैमल इज एन एनिमल, फिश इज एन एनिमल, फिश लिव्स इन वाटर, whale lives in water, whale is a mammal। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इस सिमेंटिक नेटवर्क से पता लग गई हैं। अब मैं आपसे चीज पूछता हूं कि किस किस जानवर की फर है, तो आप क्या जवाब देंगे? कुत्ते की फर होती है? हाँ जी, जवाब दें। नो होती है सर। सर। कुत्ते की फर होती है कि नहीं? होती है सर। अच्छा, और यहां से इस सिमेंटिक नेटवर्क के मुताबिक होती है? इस सिमेंटिक नेटवर्क में कुत्ते का लफ्ज कहीं पे भी आए, डॉग नजर आ रहा है आपको? नो सर। नो सर। नो सर। मुझे पता है कि कुत्ते की फर होती है, आपको पता है, पूरी क्लास को पता है। पर अगर हमने अपने प्रोग्राम को ये सिमेंटिक नेटवर्क फीड किया हुआ है तो उसे नहीं पता कि कुत्ता चीज भी कोई होती है कि नहीं। फर तो दूर की बात है, उसे तो अभी कुत्ते की नहीं पता होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हुए कि जितना ज्यादा आपका सिमेंटिक नेटवर्क वसी होगा, आपका कंप्यूटर जो है उसके पास उतनी ज्यादा नॉलेज अवेलेबल होगी। अब एक और एग्जांपल देता हूं। लेट सपोज आपका कंप्यूटर एक अखबार पढ़ रहा है और अखबार में जुमला है, वी डग अप अ वर्टेब्रा एंड आल्सो फाउंड ट्रेसेस ऑफ फर। तो अब इस जुमले और इस सिमेंटिक नेटवर्क की बिना पे आपका कंप्यूटर क्या क्या मालूमात इन्फर कर सकता है। इन्फर का मतलब है कि गिवन नॉलेज से आपने कोई और चीज जो है उसका अंदाजा लगा दिया। तो आप क्या क्या अंदाजा लगा सकते हैं, बताएं, सिर्फ इन दो चीजों को देखते हुए। कोई जवाब देगा? डियर और अ कैट। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि वर्टेब्रा है। ठीक है, वर्टेब्रा फाउंड हुई है तो उसका मतलब है कि मैमल है। मैमल है तो इसका मतलब है कि या तो कैट होगा या बेयर होगा या वेल होगा। ठीक है, अब बात यह है कि हमें फर भी मिली है, तो वेल की फर है नहीं है, इसका मतलब है वेल नहीं है। फर किस किस की है, या बेयर की है या कैट की है। तो इसका मतलब है कि जो चीज दफन हुई है उधर मिट्टी में वो या कैट है या बेयर है। लेट सपोज मैंने सिमेंटिक नेटवर्क जो है वो इससे ज्यादा बेहतर बनाया था। मैंने बनाया था कि कैट हैज स्मॉल वर्टेब्रा, हैज स्मॉल वर्टेब्रा, बेयर
हैज लार्ज वर्टेब्रा, ठीक है, ये रिलेशनशिप है। और यहां पे लेट्स सपोज अखबार में लिखा हुआ था कि वी डग अप अ स्मॉल वर्टेब्रा एंड आल्सो फाउंड ट्रेसेस ऑफ फर। तो अब आप क्या अंदाजा करेंगे? अब आप फौरन अंदाजा कैट सर। कि बिल्ली दफन थी वहां पे। तो कहने का मतलब है जितना ज्यादा बड़ा आपका सिमेंटिक नेटवर्क होगा, आप उतनी ज्यादा उसमें से इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। अच्छा, सवाल है कि वर्टेब्रा क्या होता है? वर्टेब्रा रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी को वर्टेब्रा कहते हैं। ऑलराइट, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। तो एनी क्वेश्चन क्लास सिमेंटिक नेटवर्क की समझ आ गई है? ऑलराइट, अगला सवाल ये सर्च ट्री, अगला पॉइंट है सर्च ट्री का। तो इन सम केसेस कुछ सिचुएशन, कुछ सिनेरियो ऐसे होते हैं जहां पे आपको क्या चाहिए होता है कि आपकी एक स्टार्टिंग स्टेट है या सिचुएशन है और उससे आपने एक फाइनल एंड गोल तक पहुंचना है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंट स्टेप्स हैं जो कि आप ले सकते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। लेट सपोज मेरी पहली बारी थी, मैं जीरो काटा खेल रहा हूं, तो मैंने यहां पे जीरो डाल दिया। अब कंप्यूटर के पास क्या ऑप्शन है? एक ऑप्शन, जीरो तो यहीं पे रहेगा, एक ऑप्शन है वो यहां पे काटा डाल दे, एक ऑप्शन है वो यहां पे काटा डाल दे, एक ऑप्शन है तो यहां पे काटा डाल दे। और इस तरीके से आपके पास कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑप्शन है, 8 मूव्स हो सकती है। वो मैंने बाकी शो नहीं किए टाइम बचाने के लिए, ठीक है। खैर, लेट सपोज कंप्यूटर ने ये वाली मूव किया और उसके बाद मैंने जो मूव किया है, लेट सपोज वो ये मूव थी। अब कंप्यूटर किधर मूव करेगा? ठीक है, एक ऑप्शन है कि ये हमारे पास स्टेट है, एक ऑप्शन है कंप्यूटर इधर काटा डालता है। ये अक्लमंदी है कि नहीं आपके ख्याल में? नो सर। नो नो, सर। क्योंकि अगली बारी में मैं यहां पे जीरो डाल दूंगा, ठीक है। यहां पे डालना अक्लमंदी है? नहीं, क्योंकि मैं यहां पे जीरो डाल दूंगा। यहां पे काटा, सॉरी यहां तो हो गया, यहां पे काटा नहीं, यहां पे भी बेवकूफी है, यहां पे भी बेवकूफी है। तो एक ही अक्लमंदी है, वो है कि यहां पे काटा डालना है। तो कहने का मतलब है सर्च ट्री का क्या मतलब होता है कि आपके पास डिफरेंट मूव्स होती हैं, उनमें से आपने देखते हैं कि कौन सी वाली बेहतर मूव है जो कि हमें जीत की तरफ लेके जाएगी। तो ये बेसिकली आपने करना है सर्च ट्री में। इसका एक ज्यादा बड़ा एग्जांपल लेते हैं। तो लेट सपोज आपका सिनेरियो क्या है कि आपकी दरिया के एक किनारे पे वुल्फ, गोट, लेटस और फार्मर खड़े हुए हैं। दरिया में किश्ती है, फार्मर एक वक्त पे एक चीज को किश्ती में अपने साथ लेके जा सकता है और फार्मर ने उन तीनों को दूसरे किनारे तक लेके जाना है। मसला ये है कि वुल्फ और गोट को इकट्ठे छोड़ा तो वुल्फ गोट को खा जाएगा, और गोट और लेटस को इकट्ठे छोड़ा तो गोट लेटस को खा जाएगी। तो हम किस तरीके से फार्मर को और चीजों को मूव कराएंगे कि इवेंचुअली जो है आपका दूसरे किनारे पे सारी चीजें पहुंच जाए। तो बेसिकली स्टार्ट सिनेरियो क्या है? स्टार्ट स्टेट क्या है? वुल्फ, गोट, लेटस, फार्मर, ये सारे के सारे एक किनारे पे हैं। और ये बाय द वे जो लाइन डली हुई आपको नजर आ रही है, ये दरिया है, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग स्टेट है। अब एक ऑप्शन क्या है? एक ऑप्शन ये है कि फार्मर अपने साथ वुल्फ को ले जाए। तो क्या होगा कि एक किनारे पे फार्मर और वुल्फ होंगे और पहले वाले किनारे पे गोट और लेटस होंगे। ये अक्लमंदी है कि नहीं? नहीं है, क्योंकि गोट लेटस को खा जाएगा। दूसरी ऑप्शन क्या हो सकती है
कि फार्मर जो है लेटर्स को अपने साथ ले जाए और वुल्फ और गोट को रहने दे। ये भी अक्लमंदी नहीं है क्योंकि वुल्फ गोट को खा जाएगा। तीसरी ऑप्शन क्या है कि फार्मर जो है गोट को अपने साथ ले जाए और दूसरे किनारे पे वुल्फ और लेटर्स को रहने दे। तो यस, ये स्टेट जो है ये ठीक है क्योंकि ना वुल्फ लेटर्स खाएगा और ना ही फार्मर गोट को खाएगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा, बाकी दो को इग्नोर कर दें, सिर्फ इस पे फोकस करें। अगली स्टेट क्या होगी? एक ऑप्शन है कि फार्मर अपने साथ गोट को वापस ले आए। तो ये तो बेवकूफी है ना, मतलब तो आप फार्मर जो है वो बकरी को दरिया की सैर पे तो नहीं लेके आए हुआ ना, कि पहले बकरी को किश्ती में बिठा के एक किनारे पे लेके गया फिर वापस किनारे पे ले आए, उसकी तो तुक्की कोई नहीं बनती। तो ये वाला स्टेप जो है इसका कोई फायदा नहीं है। फिर दूसरी ऑप्शन क्या रह जाती है कि फार्मर अकेला ही वापस आ जाएगा, गोट को छोड़ देगा किनारे पे और खुद वापस आ जाएगा। यस, दिस मेक सेंस। अब इससे अगला स्टेप क्या हो सकता है? एक ऑप्शन है कि वुल्फ जो है कि फार्मर जो है लेटर्स को अपने साथ ले जाए और वुल्फ को रहने दे। एक ऑप्शन है कि फार्मर वुल्फ को ले जाए, लेटर्स को रहने दे। और एक ऑप्शन है कि फार्मर जो है वुल्फ और लेटर्स दोनों को रहने दे और खुद अकेला किश्ती में बैठ के दूसरे किनारे पहुंच जाए। अब इसकी तो बिल्कुल तुक नहीं बनती कि आप अगर एक दफा किनारे से वापस आए हैं तो आप अकेले उस किनारे पे क्यों दोबारा जाएंगे, आप किसी चीज को साथ लेके जाएं। तो ये वाला स्टेप इग्नोर कर दें और इन दोनों पे फोकस करें। ठीक है, या ये हो सकता है या ये हो सकता है। ठीक है, अभी एक पे बात करते हैं, सिर्फ इसको भी रहने दें और भी सिर्फ इस पे आ जाए। तो लेट सपोज आपका वुल्फ एक तरफ है, फार्मर लेटर्स और गोट दूसरी तरफ है। अब एक ऑप्शन है कि फार्मर लेटर्स को वापस ले आए, तो ये तो वही वाली बात होगी कि पहले भी लेटर्स और वुल्फ एक तरफ थे, आप दोबारा लेटर्स को तो ले जाए। दूसरी ऑप्शन है कि फार्मर जो है अकेला आ जाए वापस, उसकी तुक नहीं बनती क्योंकि फिर लेटर्स और गोट एक तरफ है तो गोट लेटर्स को खा जाएगी। तो तीसरी ऑप्शन है कि फार्मर जो है वो गोट को अपने साथ ले जाए। तो अब क्या होगा, वुल्फ, गोट और फार्मर एक तरफ है, लेटर्स दूसरी तरफ है। अब क्या होगा कि फार्मर जो है वुल्फ को रहने दे, सॉरी गोट को छोड़ दे और वुल्फ को अपने साथ ले जाए। तो क्या होगा, किनारे पे एक किनारे पे वुल्फ, लेटर्स और फार्मर है और दूसरे किनारे पे गोट है। ठीक है, उसके बाद फार्मर क्या करेगा, वुल्फ और लेटर्स को छोड़ के वापस आ जाएगा। तो वुल्फ तो लेटर्स नहीं खाता तो कोई खतरे वाली बात नहीं है। और फार्मर क्या करेगा, अगली बारी में गोट को लेके अपने साथ आ जाएगा। और अब एंड पे क्या होगा कि फार्मर, गोट, वुल्फ और लेटर्स चारों के चारों दूसरे किनारे पे पहुंच गया। और यही हमारी एंडिंग स्टेट थी। तो बेसिकली कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे हो क्या रहा है कि आपके पास जितनी पॉसिबल ऑप्शंस थी वो आपने लिस्ट कर दी है, उनमें से फैसला किया कि कौन सी बेकार है, जिनका कोई फायदा नहीं है, वो रेड में उन्हें आपने काट दिया। इससे आगे आप बिल्कुल ही जाएंगे, इग्नोर कर देंगे इसे। और बाकी जो है अब उसमें आपने देखना है कि कौन सा पाथ है जो कि आपको डेस्टिनेशन तक लेके जा सकता है। डेस्टिनेशन क्या है कि फार्मर, गोट, वुल्फ और लेटर्स चारों के चारों दूसरे किनारे पे पहुंच गए। तो एक ऑप्शन तो ये है कि आप ये स्टेप्स लें तो आपका जो है एंड गोल अचीव हो जाएगा। दूसरी ऑप्शन क्या है कि आप ये स्टेप्स लें तो आपका जो गोल है वो रीच हो जाएगा। बेसिकली मल्टीपल सॉल्यूशन पॉसिबल है। सर्च ट्री का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपने स्टार्टिंग पोजीशन से एंडिंग पोजीशन तक एक पाथ फाइंड करना है। उस पाथ को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप जो है एंड पे अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। और वो पाथ के अंदर जो बीच में स्टेप्स हैं, जो नोट्स हैं, वो बेसिकली क्या बता रही है कि तुमने क्या कदम उठाना है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गए क्लास? एनी क्वेश्चंस? तो ये एक दफा आप खुद सर्च ट्री देख लेना ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। एनी क्वेश्चंस? ऑल राइट देन, मूविंग ऑन। अब अगला सवाल ये आता है कि सर्च ट्री के अंदर आपके पास पाथ बड़े ज्यादा पॉसिबल हैं, तो आप ढूंढते कैसे हैं पाथ को? ठीक है, यानी आपने स्टार्टिंग पोजीशन से एंड गोल तक आपने पाथ फॉलो करना है।
तो पाथ फाइंड करने के दो तरीके होते हैं, एक डेप्थ फर्स्ट सर्च होता है। डेप्थ फर्स्ट में क्या होता है कि आप गहराई वाइज जाएंगे, डेप्थ वाइज, यानी यहां से यहां तक आप जाएंगे, गोल नहीं मिला तो वापस इस पे आके इसके चाइल्ड पे जाएंगे, फिर उसके चाइल्ड पे, उसके चाइल्ड पे, उसके चाइल्ड पे, यहां पे भी कुछ नहीं मिला तो इसके पेरेंट पे वापस आए, इसके अगले चाइल्ड पे जाए और अगले चाइल्ड पे आए, जहां पे भी कुछ नहीं मिला वापस पेरेंट पे आए, इसके चाइल्ड को देखें, इसके चाइल्ड को देखें, इसको चाइल्ड को देखें और आपको सोल्यूशन मिल गया। तो यानी आप गहराई वाइज जा रहे हैं कि एंड तक आप जा रहे हैं, अगर चीज नहीं मिली तो फिर आप पीछे आए और अगले बच्चे पे शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये डेप्थ फर्स्ट सर्च होती है। एज अपोज टू दैट दूसरा जो तरीका है वो है ब्रेथ फर्स्ट का। ब्रेथ फर्स्ट में क्या होता है कि एक लेवल पे जितने नोड्स हैं उन सारों को आप एक्सप्लोर कर लें। यानी इस केस में अगर आप ब्रेथ फर्स्ट सर्च करते हैं तो पहले आप यहां पे देखेंगे कि सॉल्यूशन है कि नहीं, फिर आप इन तीन को देखेंगे कि इन तीन में कोई सॉल्यूशन है कि नहीं, फिर आप इन दो को देखेंगे सॉल्यूशन है नहीं, फिर इन तीन को एक्सप्लोर करेंगे, फिर इन चार को देखेंगे, फिर इन चार को देखेंगे, अभी तक आपको सॉल्यूशन नहीं मिला, फिर इन दो को देखेंगे, अभी भी सॉल्यूशन नहीं मिला, फिर इसको जब आपने देखा तो आपको सॉल्यूशन मिल गया और अब आप सर्च को खत्म कर देंगे और रिटर्न कर देंगे कि ये हमें क्या पाथ मिला है। ठीक है, तो ये बेसिकली दो तरीके होते हैं, कौन सा वाला इस्तेमाल करना है, यानी डेप्थ फर्स्ट सर्च बेहतर है कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च बेहतर है, तो वो आपके सिनेरियो पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि जो स्टार्टिंग पोजीशन है उसके बहुत करीब आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन, तो फिर आप ब्रेथ फर्स्ट सर्च करें। पर अगर आपको पता है कि बहुत ज्यादा डेप्थ में जाना पड़ेगा गोल रीच करने के लिए, तो फिर अक्लमंदी होती है कि आप डेप्थ फर्स्ट सर्च इस्तेमाल करें। ठीक है, इस कोर्स में हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, पर जब आप एल्गोरिथम्स और डेटा स्ट्रक्चर की कोर्सेज करेंगे तो वहां पे आपको ये चीजें काफी डिटेल में इनके फायदे कराए जाएंगे। एनी क्वेश्चन क्लास? ऑल राइट, ठीक है, अगला अब चीज आ जाती है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की, जो कि एक और एप्लीकेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और इसमें जो है आपकी तीन डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो कि आप सॉल्व करना चाहते हैं। एक है वॉइस सिंथेसिस। वॉइस सिंथेसिस का क्या मतलब है कि आपका कंप्यूटर जो है वो इंसानों की तरह आवाज निकाल सके। फिर वॉइस रिकग्निशन है कि कंप्यूटर ने आवाज सुनी है तो पहले तो वो डिसाइड कर सके, यहाँ तो यानी इसमें भी दो प्रॉब्लम आ जाती है, एक है कि बोलने वाला कौन है, आवाज पहचानने की कोशिश करे, और दूसरा वॉइस रिकग्निशन में आ जाता है कि जो शख्स बोल रहा है वो कौन से लफ्ज बोल रहा है, वो आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन से लफ्ज बोले गए हैं। और तीसरी जो प्रॉब्लम होती है इस एरिया में वो है नेचुरल लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन की, कि मैं कुछ बोल रहा हूं तो कंप्यूटर समझ जाए कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या कहना चाह रहा हूं, लफ्जों के मतलब क्या है। आई लाइक आइसक्रीम, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मुझे आइसक्रीम पसंद है। और अगर कोई कंप्यूटर से पूछते हैं कि मैंने आदिल रिया खान को कोई तोहफा देना है या कोई खाने पे लेके जाना है तो मैं क्या चीज खिलाने के लिए ले जाऊं, तो वो होगा आइसक्रीम। ये कंप्यूटर समझ जाएगा कि इसे खाने की चीजों में आइसक्रीम पसंद है। तो इस तरह से जो कॉम्प्रीहेंशन वाली बात होती है, ये तीसरी प्रॉब्लम है जो कि एआई सॉल्व करने की कोशिश करती है। आगे चले तो वन बाय वन अब इन पे बात करते हैं। तो पहली चीज है वॉइस सिंथेसिस। तो वॉइस सिंथेसिस का यानी इंसानी आवाज जनरेट करने के दो तरीके हैं। एक है डायनामिक वॉइस जनरेशन, उसमें क्या होता है कि आपका एक फीनम का कॉन्सेप्ट है। फीनम क्या होता है? फीनम क्या होता है कि आप जो इंसान बोलते हैं उसकी आवाज में कुछ छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं। यानी हेलो है तो हेलो में ह की आवाज है, ए की आवाज है, ल की आवाज है और ओ की आवाज है। तो ये चार फीनम्स हैं। ठीक है, अब अगर कंप्यूटर ने हेलो बोलना है तो वो ह, ए, ल और ओ की आवाजों, चार जो आवाजें हैं उनको जोड़ के एक लफ्ज बोल देगा। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर एग्जांपल आप कॉपी है, कोई डॉक्यूमेंट है उसके अंदर HELLO लिखा हुआ है तो वो ह, ए, ल और ओ की आवाजें जो है इकट्ठे जोड़ के बोल देगा कंप्यूटर।
तो आपको हेलो सुनाई देगा। तो ये एक तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है रिकॉर्डेड स्पीच का, कि हर लफ्ज जो है उसके लिए आपने पहले से एक आवाज रिकॉर्ड की हुई है। हेलो इसकी आवाज रिकॉर्ड की हुई है, हाउ इसकी आवाज रिकॉर्ड की हुई है, और यू इनकी आवाजें रिकॉर्ड की हुई है। तो जब टेक्स्ट हेलो हाउ आर यू आएगा तो वो इन चारों को बोल देगा। पर यहां पे एक बात आ जाती है कि इंसानी स्पीच और कंप्यूटर की स्पीच कैसे होगी। यानी अगर कंप्यूटर ऐसे बोलते हैं हेलो हाउ आर यू, तो ये तो बड़ा आर्टिफिशियल सा लग रहा है, कोई मजा नहीं आया। अगर कोई गाना गा रहे हैं और उसमें ऐसे करके रुक रुक के लफ्ज बोल रहे हैं तो वो गाना सुनने का आपको मजा आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो इस वॉइस सिंथेसिस में एक जो फोकस होता है वो इस बात पे होता है कि आप आवाज को कैसे नेचुरल बना सकते हैं कंप्यूटर की आवाज को। यानी हेलो हाउ आर यू, किन लफ्जों के बीच में आपने डिले डालना है, किन में डिले नहीं डालना। हेलो हाउ आर यू, किस लफ्ज के ऊपर आपने एम्फेसिस डालना है, किस पे नहीं डालना। तो ये सारी चीजें आपका कंप्यूटर डिसाइड कर रहा होता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गोल ये है कि ये बिल्कुल जितना इंसानों की तरह हो सकता है वो करने की कोशिश करें। एनी क्वेश्चंस? यस, ये आपने जो बात की है ना कि आईफोन सीरी की जो बात है, यस ये सर। सीरी भी अच्छी है, पर फिर भी थोड़ा सा आपको लगता है कि शायद कंप्यूटर बात कर रहा है। आप में से किसी ने स्क्रीन रीडर इस्तेमाल किया है? कि वेब पेज होता है अखबारों वाला फॉर एग्जांपल, उस वेबसाइट पे आप एक बटन दबाएं तो जो टेक्स्ट लिखा होता है वो बोलना शुरू कर देता है। इसीलिए जी सर, वो यूज किया। और दूसरा, पुराने जो MS वर्ड होते थे ना, उसके अंदर आपको याद है वो छोटा सा एक साथ में आता था पेन सा बना, वो भी आपका रीड आउट करता था पैराग्राफ। ठीक है, विंडोज नैरेटर भी रीड कर लेता जो भी टेक्स्ट लिखा हो। यानी आप लोगों ने ऑलरेडी एप्लीकेशन देखी हुई है। अब वो एप्लीकेशन इंसानों की तरह बोलती है या बिल्कुल कंप्यूटर की तरह बोल रही होती है? आपको कैसे लगा था? रोबोटिक। रोबोटिक, ठीक है ना। मैंने जो इस्तेमाल किए ना वो बहुत रोबोटिक से थे। यानी ठीक है, अखबार पढ़ने की समझ आ जाती है कि वो क्या बोल रहा है, एक एक लफ्ज समझ आ जाता है, पर वो लग जाता है कि कोई रोबोट ही बोल रहा है। यानी जियो पे जैसे एंकर बोलते ना उनकी तरह नहीं बोलता। खबरनामा जो पढ़ने वाले लोग होते हैं उनकी आवाज ज्यादा नेचुरल होती है। अगर रोबोट अखबार को पढ़ के आपको सुना रहे हैं तो आपको लफ्जों की समझ आ जाएगी, पर वो मजा नहीं आता, आपको लग रहा होता है कि रोबोट। ठीक है, तो एआई का गोल ये है कि उस आवाज को कितना ज्यादा नेचुरल बनाया जा सके। ठीक है, ऑलराइट, आगे चले। तो अगली जो डोमेन थी वो थी वॉइस रिकग्निशन की। तो पहली बात तो ये कि आपने रिकग्नाइज करना है कि किस इंसान की आवाज है। यानी अगर कोई ऐसा सिस्टम है, फॉर एग्जांपल बैंक अकाउंट को मैंने एक्सेस करना है और वो मेरी आवाज की बेसिस पे एक्सेस हो रहा है। अब एक दिन मैं जाता हूँ, मेरी आवाज कुछ होती है, अगले दिन मेरा गला बैठा हुआ है, तो मैं तो अपने बैंक को एक्सेस ही नहीं कर सकूंगा। ठीक है, या मुझे हल्की सी खांसी लग गई है, तो अब इस तरीके से डिसाइड करना कि ये आवाज उसी बंदे की है या किसी और की है, ये एक मुश्किल प्रॉब्लम है। फिर दूसरी बात ये कि जब कोई बोल रहा होता है तो उससे आइडेंटिफाई करना कि कौन से लफ्ज बोले जा रहे हैं। तो याद रखें, मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज फर्क है। आप मेरे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, आप बोलते हैं, आपकी आवाज फर्क है। कोई खातून है, उसकी आवाज आदमी की आवाज से फर्क होगी। कोई बच्चा है, उसकी आवाज इंसानों से फर्क होगी। तो अब मैं हेलो कह रहा हूँ, एक खातून हेलो कह रही है, एक और आदमी हेलो कह रहा है, कोई बहुत छोटी उम्र का बच्चा हेलो कह रहा है, तो इंसानों की आवाजें फर्क होंगी। तो कंप्यूटर ये सारे हेलो रिकग्नाइज कर लेगा। ठीक है, तो ये काम होता है, ये एआई का एक गोल होता है कि इस चीज को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। क्योंकि देखिए, मैं हेलो कह रहा हूं, आपको समझ आ रही है, पर इंसानों के लिए ये काम बहुत आसान है। अगर मेरे अलावा कोई और हेलो कहते हैं, आपको तो समझ आ जाएगी, पर शायद कंप्यूटर को समझ ना आए। मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूं। अगर आप लोगों की शक्ल देख के मैं बड़े आराम से बता सकता हूं कि ये कौन स्टूडेंट है। आप लोग अगर मुड़ेंगे तो पीछे से आपका सर देख के भी चांसेस आ कि मैं बता दूंगा कि मेरा कौन सा वाला स्टूडेंट है। ठीक है, अगर आपने मुंह के ऊपर मास्क पहना हुआ है, मैं फिर भी बता दूंगा कि ये मेरा कौन सा वाला स्टूडेंट है। ठीक है, पर कंप्यूटर के लिए तो आसान नहीं होता। यानी यूएमटी में जो अटेंडेंस वाला सिस्टम है,
इसमें अगर मैं मास्क पहन के आ जाऊं तो मुझे रिकग्नाइज ही नहीं करता, पर मैंने मास्क पहना हो तो मेरे स्टूडेंट मुझे रिकग्नाइज कर लेते कि कौन सा टीचर आ रहा है। ठीक है, तो वही बात वॉइस रिकग्निशन में भी आ जाती है कि कंप्यूटर के लिए चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। मेरे और आपके लिए जो चीज बहुत आसान है कंप्यूटर के लिए मुश्किल होगी। तो अगर मेरी आवाज में हेलो कहे, किसी खातून ने अगर हेलो कहे, वो आवाज पतली है, तो शायद कंप्यूटर जो है वो फंस जाए, उसे समझ ही नहीं आए कि क्या बोला है। तो इस तरीके से आपने एक सिस्टम बनाना होता है जो कि इन सारे केसेस को हैंडल कर सके। ठीक है, एक और मसला है कि स्पीच इंपेडिमेंट हो सकते हैं, कोई हकलाता है, कोई थथलाता है, किसी की आवाज ऊंची नीची हो सकती है, किसी का रीजनल एक्सेंट होता है, यानी एक उर्दू स्पीकिंग बंदा उर्दू बोलते हैं वो उर्दू फर्क होती है, पंजाबी उर्दू बोलते हैं वो फर्क होती है, पठान की उर्दू फर्क है इन सारों से बोलने का तरीका। तो कंप्यूटर ने इन सारों की आवाज सुन के डिसाइड करने की क्या बोला जा रहा है। ठीक है, गला खराब है कि नहीं, उस केस में आवाज बदल जाएगी, वो डिसाइड करना है कि क्या बोला है। तो ये चीजें इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती। एक और मसला क्या होता है कि आप बात कर रहे हैं तो लेट्स सपोज कि 10 लोग और बोल रहे हैं, तो कंप्यूटर इंसान जो है वो तो उन 10 में से किसी एक की बात पे फोकस कर लेगा बड़े आराम से, पर कंप्यूटर जो है उसको जो सिग्नल जा रहा है उसमें 10 की 10 आवाजें जा रही हैं, तो उनमें से किसी एक आवाज से लफ्ज को एक्सट्रैक्ट करना कि क्या लफ्ज बोला गया है वो फिर मुश्किल हो जाता है। मेरे और आपके लिए नहीं, पर कंप्यूटर के लिए मुश्किल है। ठीक है, एक और प्रॉब्लम क्या होती है कि मैं जो बात कर रहा हूं वो एक कंटिन्यूअस मैनर में कर रहा हूं। अब मैंने कहा हेलो हाउ आर यू, तो आपको पता है कि मैंने 4 लफ्ज बोला है, पर कंप्यूटर को कैसे पता लगेगा कि 4 फर्क लफ्ज है। कंप्यूटर समझे कि शायद ये एक ही लफ्ज था, यानी अगर मैंने कहा हेलो हाउ आर यू, ये 4 लफ्ज हैं, कंप्यूटर समझ जाएगा। हेलो हाउ आर यू, ये 4 लफ्ज हैं कि एक लफ्ज है, तो ये कंप्यूटर के लिए मुश्किल हो जाता है एक एक लफ्ज को एक्सट्रैक्ट करना। फिर दूसरी बात है कि लफ्जों की आवाज एक जैसी हो सकती है। आइसक्रीम खाने की चीज है, आइसक्रीम का मतलब है मैं चीख मार रहा हूं, पर आवाज दोनों की सेम है। एक और चीज देखें, आई का मतलब है मैं, आई का मतलब है आंख, सी का मतलब है देखना, सी का मतलब है समुद्र। तो इंसान तो बड़े आराम से समझ जाएगा ना, यानी किसी आप वेटर को कहेंगे आइसक्रीम, तो वो ये नहीं कहेगा कि यार क्या मतलब आप चीखने की बातें क्यों कर रहे हैं। वेटर फौरन समझ जाएगा कि आप खाने वाली आइसक्रीम की बात कर रहे हैं। पर कंप्यूटर अगर आइसक्रीम सुनेगा तो उसे समझ नहीं आएगी कि आप खाने वाली चीज की बात कर रहे हैं या आप कह रहे हैं कि मैं चीखे मारता हूं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है जो कि आपको सॉल्व करनी पड़ती है। अगर आप कल को एआई में जाते हैं और इस फील्ड पे फोकस करते हैं तो फिर इन सारी चीजों को आपने मद्देनजर रखना होता है। आप अज्यूम नहीं कर सकते कि अगर इंसान कर लेगा तो कंप्यूटर भी आराम से कर लेगा, ऐसे नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज आ जाती है कॉन्टेक्स्ट वाली बात, कि कॉन्टेक्स्ट से फिर इंसान जो है वो पता करते हैं कि क्या चीज बोली गई थी, पर कंप्यूटर के लिए कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफाई करना वो मुश्किल हो जाता है कि बेसिकली फिर आप और ज्यादा इंफॉर्मेशन देंगे। यानी आइसक्रीम बोला है तो फिर आप कहेंगे कि ये जुमला रेस्टोरेंट के अंदर बोला गया था, ये जुमला खाना खाने के बाद बोला गया है, तो चांसेस है कि खाने वाली आइसक्रीम की बात हो। तो ठीक है, जितना ज्यादा नॉलेज होगी, जितना ज्यादा कॉन्टेक्स्ट क्लियर होगा, कंप्यूटर एआई जो है वो उतनी बेहतर डिसीजन ले सकती है, उतना बेहतर फैसला कर सकती है। जितनी कम इंफॉर्मेशन होगी एआई जो है वो उतनी कमजोर होगी आपकी। ठीक है, फिर वॉइस रिकग्निशन में अब बात, ये वॉइस रिकग्निशन में दूसरी जो बात मैंने की थी वो थी कि आवाज पहचाननी, कि आवाज मेरी आवाज है कि किसी और की आवाज है। तो वहां पे कॉन्सेप्ट आ जाता है वॉइस प्रिंट का, कि आपकी आवाज का जो सिग्नल है उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक एम्पलीट्यूड होता है। तो इस सारे की बेसिकली आप जो है ना आप ट्रेन करते हैं, जो भी आपकी एआई है आप बोल बोल के उसे ट्रेन करते हैं ताकि वो समझ जाए कि आवाज किसकी है। यानी एक लफ्ज हेलो है, मैं 100 दफा हेलो बोलूंगा तो उन सारों में कुछ ना कुछ वेरिएशन होगी, पर जब प्रोग्राम उन सारों की एवरेज ले लेगा तो वो बेसिकली एवरेज बता देगी कि लफ्ज हेलो जो है मैं किस तरीके से बोलता हूं। इसीलिए आप देखेंगे कि अगर आपने कोई सिरी या इस तरह का एप्लीकेशन इस्तेमाल की हो वर्चुअल असिस्टेंट, तो पहले आपको इन सम केसेस कहते हैं कि ये पैराग्राफ एक दफा पढ़े,
और उस पैराग्राफ से वो अपने आप को ट्रेन कर रहा होता है कि इस बंदे के बोलने का तरीका क्या है। जब आप ट्रेन कर देते हैं तो उसे समझ आ जाती है कि ये शख्स हेलो कैसे बोलता है और डिफरेंट लफ्ज बोलने के इस शख्स के तरीके क्या है। अब वही एप्लीकेशन किसी खातून ने इस्तेमाल करनी होगी तो फिर दोबारा से उसे ट्रेन करना पड़ेगा उस एप्लीकेशन को। वो खातून अपनी आवाज में आप ये लफ्ज बोलेगी ताकि कंप्यूटर को पता लग जाए कि ये लफ्ज कैसे बोलते हैं। एनी क्वेश्चन क्लास? यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये एक सवाल है कि गूगल वर्ड में अगर आप वर्ड में या गूगल के केस में अगर आप बोलें तो आपको पहले से ट्रेन नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली ट्रेंड होता है। ठीक है, यस। तो बात यह है कि वो ऑटोमेटिकली ट्रेंड है। आपकी डिफरेंट एप्लीकेशन होती हैं, कुछ के केस में लाजमी नहीं है कि मेरी आवाज ट्रेन होनी लाजमी, यानी मैं अपनी आवाज में गूगल असिस्टेंट को ट्रेन करूं, ये लाजमी नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी आवाज का जो उतार चढ़ाव है लो, हाउ आर यू, ये किसी और की आवाज में भी अगर इस तरीके से उतार चढ़ाव है तो गूगल समझ जाएगा कि ये हेलो हाउ आर यू कह रहा है। ठीक है, पर कुछ और एप्लीकेशन है जहां पे मेरी आवाज हर हाल में चाहिए, यानी अगर मैंने अपनी आवाज से बैंक अकाउंट को एक्सेस करना है या अपनी वॉइस कमांड देनी है मैंने अपने फोन को, और आई वांट टू मेक श्योर कि किसी और को इजाजत ना हो कि वो वॉइस कमांड दे सके, तो इन दैट केस तो मैं अपनी आवाज सुनाऊंगा उस मशीन को, उसे ट्रेन करूंगा ताकि वो समझ जाए कि ये आवाज मेरी है या किसी और की है। ठीक है, तो जहां पे सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज ही चलनी चाहिए वहां पे ट्रेनिंग होगी। जहां पे कोई भी आवाज चल जाए, तो जैसे आप देख रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या गूगल सर्च है, वहां पे फिर आपको अपनी आवाज में ट्रेन करना लाजमी नहीं है, वो पहले से उनका मॉडल ट्रेन होता है। ठीक है, ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चन? ये क्लियर है यार आपको? ऑलराइट देन, मूविंग ऑन। अगली प्रॉब्लम क्या आ जाती है? नेचुरल लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन के एक लफ्ज है उसे आपने समझना है। तो वो आसान है कि मुश्किल है? वो बहुत मुश्किल प्रॉब्लम है, और उसमें मैं एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज एक सिंपल जुमला है, टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो। अब आपको और मुझे पता है कि इस जुमले का क्या मतलब है। इस जुमले का वक्त मतलब है कि वक्त जो है वो बहुत तेजी से गुजरता है और एक दफा सामने की तरफ चला गया तो वो पीछे वापस नहीं आता, बिल्कुल तीर की तरह। जैसे तीर सामने जाते हैं और पीछे वापस नहीं आता मुड़ के, और बड़ी तेजी से जाते हैं, उसी तरह टाइम वक्त जो है वो भी बड़ी तेजी से जाते हैं और पीछे मुड़ के वापस नहीं आता। तो इस जुमले का मतलब क्या है? टाइम गोज बाय क्विकली। ये मतलब ठीक है, ठीक है, ये बिल्कुल सही मतलब है। पर प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम आती है कि इंग्लिश जो है इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। यानी मैं एक एग्जांपल देता हूं, टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो। टाइम का एक और मतलब क्या होता है? टाइम का मतलब होता है कि अपने हाथ में घड़ी ले लो और देखो कि ये चीज एक कोने से दूसरे कोने तक कितने टाइम में जाती है। तो टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो का एक और मतलब हो सकता है कि अपनी स्टॉप वॉच ऑन करो और देखो कि मक्खी जो है, मक्खियां जो है वो कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक कितने टाइम में जाती है। बिल्कुल ऐसे ही देखो जैसे तुम किसी तीर को टाइम करोगे, यानी आपने घड़ी ऑन की है और तीर छोड़ दिया है, तो तीर एक जगह से दूसरी जगह तक कितने टाइम में जाता है। उसी तरह से आप मक्खियों को टाइम करें कि मक्खियां छोड़ी हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह तक कितने टाइम में जाती है। समझ आई है? बिल्कुल ही एब्सर्ड बात हो गई है। पर द थिंग इज टाइम फ्लाइज, यानी फ्लाइज को टाइम करो लाइक एन एरो, तीर की तरह। ये मतलब जो है ठीक है, इंग्लिश में मतलब भी ठीक है, बिल्कुल एब्सर्ड है पर ठीक है, पर ये हम कहना ये नहीं चाह रहे थे। एक और एग्जांपल है, टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो। लाइक का क्या मतलब होता है? पसंद करना, यानी ये एक और मतलब है। तो आप ये कह रहे हैं कि एक मक्खियां है और मक्खियों का नाम क्या है? टाइम फ्लाइज। यानी हाउस फ्लाई होती है, ड्रैगन फ्लाई होती है, सेक्सी फ्लाई होती है, उस तरह से एक और फ्लाई है जिसका नाम है टाइम। तो टाइम फ्लाइज है
एंड दे लाइक एन एरो, इन्हें तीर बहुत पसंद है। अब इस जुमले की कोई तुक बनती है? एब्सर्ड, इस जुमले की कोई तुक नहीं बनती। पर इंग्लिश की अगर बात करें तो ये जुमला ठीक है, यानी मैं कह सकता हूँ इस जुमले का मतलब है कि मक्खियों की किस्म है जिनका नाम टाइम है और उन मक्खियों को तीर बहुत पसंद है। ठीक है, यानी ये तीनों जुमले मतलब जो है ये ठीक थे, पर इन रियलिटी एक्चुअल जो तुक बनती थी वो सिर्फ इस मतलब की थी। इंसानों के लिए तो ये ऑब्वियस है, कंप्यूटर के लिए इतना ऑब्वियस नहीं है। कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, आगे अब बात करें तो नेचुरल लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में जो वजह होती है एम्बिग्विटी की, कंफ्यूजन की, वो तीन होती है। एक है लेक्सिकल एम्बिग्विटी, कि लफ्ज जो है लफ्ज के मल्टीपल मतलब हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टैंड अप फॉर योर कंट्री का मतलब है कि अपने मुल्क के लिए जो है हाजिर हो, सब कुछ दांव पे लगा दो, एक ये मतलब है। दूसरा स्टैंड अप फॉर योर कंट्री का मतलब है अपने मुल्क की खातिर कुर्सी से खड़े हो जाओ। टेक द स्ट्रीट ऑन द लेफ्ट, इसका एक मतलब है कि तुम्हारे लेफ्ट पे जो सड़क है उस पे गाड़ी ले जाओ। इसका दूसरा मतलब क्या हो सकता है कि तुम्हारे लेफ्ट पे जो सड़क है उसके ऊपर कब्जा कर लो, हथियार लो सड़क को। समझ आइए? तो एक ही लफ्ज के मल्टीपल मतलब हो सकते हैं, तो उसकी वजह से कंप्यूटर को कंफ्यूजन होती है। एक और कंफ्यूजन होती है, बाय द वे ये सिंटैक्टिक लेक्सिकल एम्बिग्यूटी, ये टर्म्स रटाना बेशक लगाना, समझें कि हो क्या रहा है पर रटा बेशक ना लगाए, क्योंकि ये लोगों को भूल जाता है कि लेक्सिकल क्या था, सिंटैक्टिक क्या था। वो मैंने आपकी जिंदगी आसान कर दिया। सिंटैक्टिक एम्बिग्यूटी क्या होती है कि सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। यानी आई सॉ द बर्ड वॉचिंग फ्रॉम द कॉर्नर। अब इस जुमले के दो मतलब है कि मैंने परिंदे को देखा, कोने से मैं परिंदे को देख रहा था। ठीक है, यानी कोने से मैंने परिंदे को देखा। इसका दूसरा मतलब क्या हो सकता है, मैंने परिंदे को देखा और परिंदा कोने में खड़ा होकर लोगों को देख रहा था। अगला सेंटेंस, आई एट द सैंडविच सिटिंग ऑन द टेबल, कि मैंने सैंडविच खाया जो सैंडविच टेबल के ऊपर पड़ा हुआ था। इसका दूसरा मतलब हो सकता है कि मैं खुद टेबल के ऊपर बैठा हुआ था और बैठते हुए मैंने सैंडविच खाया। तो यानी ये एक ही जुमले के दो मुख्तलिफ मतलब निकल रहे हैं। एक और होता है रेफरेंशियल एम्बिग्विटी, कि आपका जो प्रोनाउन है वो प्रोनाउन किस चीज की तरफ पॉइंट कर रहा है, किसकी बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल द बाइसिकल हिट द कर्ब बट इट वॉज नॉट डैमेज, किसकी बात हो रही है? बाइसिकल वॉज नॉट डैमेज या कर्ब वॉज नॉट डैमेज, किसकी बात हो रही है? यानी फुटपाथ डैमेज नहीं हुआ था कि साइकिल डैमेज नहीं हुई थी। एक और एग्जांपल है, जॉन वाज मैड एट बिल बट ही डिडंट केयर। इसका क्या मतलब है कि जॉन जो है उसे गुस्सा चढ़ा हुआ था बिल पे, पर बिल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या जॉन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ही किसकी बात कर रहे हैं, बिल की कि जॉन की? ठीक है, तो ये बेसिकली आपको मैंने एग्जांपल दिए कि लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन जो है वो भी इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। इंसानों के लिए बहुत आसान है, कंप्यूटर के लिए बहुत मुश्किल है। तो आज की डिस्कशन का लुबे लुबाब क्या है कि अगर तो कुछ स्टेप्स हैं जो कि फॉलो करने हैं, तो वो स्टेप कंप्यूटर बड़े आराम से फॉलो कर सकते हैं। यानी मैं कंप्यूटर को मिलियन नंबर दूं और उसे कहूं कि हर नंबर को डिवाइड करो 2 से, अगर रिमाइंडर 0 हुआ तो प्रिंट कर दो कि ये इवन नंबर है, वरना प्रिंट कर दो कि ये ऑड नंबर है। तो कंप्यूटर ये काम बड़े आराम से कर देगा। पर अगर मैं कंप्यूटर को कहूं कि ये इंग्लिश का जुमला है, इसका मुझे मतलब बताओ, तो वो कंप्यूटर के लिए इतना आसान नहीं है। मैं कंप्यूटर को एक इमेज दे दूं और कहूं कि इस इमेज में बताओ कि क्या हो रहा है, क्या चीजें हैं, क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वो कंप्यूटर के लिए इतना आसान नहीं होगा। और फाइनल चीज क्या है कि अगर मैं कंप्यूटर को कहूं कि तुम एक मुझे पेंटिंग बना के दो, जो कि दुनिया में इतनी खूबसूरत पेंटिंग ना बनी हो, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, ये सारे जो है इनमें से किसी ने इतनी खूबसूरत पेंटिंग ना बनाई हो, जहां पे कहानी लिखो जो कि शेक्सपियर भी ना लिख सके, तो ये काम इंसान कर सकते हैं, कंप्यूटर नहीं कर सकता अभी। जैसे इवेंचुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गोल है कि इवेंचुअली एक वक्त आए जब कंप्यूटर भी ये सारे काम कर सके।
ठीक है, और सवाल है कि एट द एंड आई थिंक अ कंप्यूटर कैन नेवर बी लाइक अ ह्यूमन। ठीक है यार, इस सवाल का जवाब जो है ना अभी नहीं दिया जा सकता। अगर आप ये बात करते आज से 20 साल पहले तो हम कह सकते थे कि यस कंप्यूटर इंसान की तरह सोच नहीं सकता, पर अब आपके पास इतनी प्रोसेसिंग पावर आ गई है, आपके पास मॉडल आ गए इंसानी माइंड के, यानी डीप लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क वगैरह, उनका मकसद ही ये है कि आप कंप्यूटर में किसी तरीके से दिमाग बना दें। ठीक है, यानी अगर पर सर वो एक मिनट, तो आपने जो वॉइस रिकग्निशन करनी है और इमेज रिकग्निशन जो है, अब इमेज रिकग्निशन आजकल इतनी मुश्किल नहीं है। यानी आज से अगर जैसे अब सिंपल है, आपके लाहौर में सेफ सिटी कैमरा लगे हुए हैं, उनका काम क्या है कि तस्वीर खींच के फौरन बता दें कि ये बंदा कौन गुजरा है, इसका नाम क्या है, इसका पता क्या है, इसका आईडी कार्ड नंबर क्या है, ये नौकरी क्या करता है, इसके माँ बाप का नाम क्या है, इसके बच्चे हैं कि नहीं, शादीशुदा है कि नहीं, ये बिजनेस क्या करता है, इसकी तनख्वाह कितनी है, वो सारी चीजें पता हो। आज से 20 साल पहले तस्वीर देख के बताना कि किस इंसान की तस्वीर है बहुत मुश्किल था। क्यों? उसकी वजह लाइट कम या ज्यादा होगी तो तस्वीर बदल गई आपकी, आपका साथ थोड़ा सा साइड पे मुड़ा हुआ है या थोड़ा सा आपने टिल्ट किया हुआ है, वो तस्वीर बदल गई। आपने सर मोड़ा है तो पीछे से तो बिल्कुल ही नहीं कंप्यूटर पहचान सकता। तो पहले ये चीजें बिल्कुल ही इम्पॉसिबल थी। अब जब से डीप लर्निंग आई है ये काम ज्यादा आसान हो गया, यानी अब इस तरह के भी प्रोग्राम बन गए हैं जो कि बंदे इंसान ने अगर मुंह पे मास्क पहना हुआ है तो उस मास्क के बावजूद वो बता देते हैं कि ये किसकी शक्ल है। और जो हांगकांग वगैरह में जो प्रोटेस्ट हुए थे तो चाइना ने इस तरह की टेक्नोलॉजी वहां पे इस्तेमाल की थी कि मास्क के अंदर ही बता दे कि ये कौन सा प्रोटेस्टर है, ताकि इसे हम घर जाके अरेस्ट कर लें। ठीक है क्लास, तो इस तरीके से काम हो रहा है। देखें अब इंसान जो है इंसान को रेप्लिकेट कर सकते हैं, कंप्यूटर के नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में इवेंचुअली इंसान इंसान ही है, वो अल्लाह की तख्लीक है, मुश्किल ही है। यस सर। पर दूसरी तरफ उसके बहुत ज्यादा करीब जो है वो डेफिनेटली पहुंच जाएगा, वो मुझे यकीन है कि इंसानों जैसी काफी चीजें कर लेगा कंप्यूटर। तो सर ये ज्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेंगे रोबोट्स और ये सारी चीजें, इनके अंदर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होनी है उससे अच्छा कि बंदा इंसान हायर कर ले। हाँ, आप देखें ना इस कोर्स में हमने क्या बात की है। कोर्स के जी। शुरू में हमने कहा था कि एक जमाना था कि आपका कंप्यूटर जो है कमरे जितना होता था और उसकी प्रोसेसिंग पावर कुछ भी नहीं थी। अब जो है उससे मिलियन बिलियन टाइम ज्यादा प्रोसेसिंग पावर है आपके मोबाइल फोन में, जो कि कमरा तो क्या आपकी छोटी सी जेब में फिट आ जाता है। तो कहने का मतलब है कि हमेशा टेक्नोलॉजी में यही होता है, आपकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव करती है, उससे और एप्लीकेशन आती हैं, एप्लीकेशन आती है तो लोग कहते हैं अब हार्डवेयर को और ज्यादा बेहतर बनाओ, वो बेहतर होता है तो फिर सॉफ्टवेयर और बेहतर हो जाती है। यानी आज से 20 साल पहले आप नेटफ्लिक्स यूट्यूब नहीं देख सकते थे क्योंकि आपके पास बैंडविड्थ ही नहीं थी, पर लोगों ने कहा कि अगर बैंडविड्थ होती तो हम वीडियो देख सकते हैं। तो फिर लोगों ने कहा कि चलो फिर बैंडविड्थ को बेहतर करें, बैंडविड्थ बेहतर हुई तो फिर मूवीज आ गई, मूवीज आई तो लोगों ने कहा कि यार अब अगर बैंडविड्थ और ज्यादा बेहतर हो जाए तो हम मूवीज को और बेहतर बना दें, 3D मूवीज बना दें, या वर्चुअल रियलिटी या इमर्जन वाली वीडियोस बना दें, तो फिर वो आनी शुरू होगी। तो कहने का मतलब है ये दोनों एक दूसरे को फीड करते हैं, हार्डवेयर बेहतर होती है तो सॉफ्टवेयर बेहतर होती है, सॉफ्टवेयर बेहतर होती है तो लोगों को इंसेंटिव मिलता है हार्डवेयर को और बेहतर करने का। तो वही बात है कि आज से 20 साल पहले कंप्यूटर कमजोर थे, अभी बहुत ज्यादा पावरफुल है, आगे और भी ज्यादा पावरफुल होंगे। अब अगर क्वांटम कंप्यूटिंग आ गई तो वो तो आपकी बहुत ही पावरफुल मशीन बन जाएगी, फिर तो शायद अनहोनी चीजें हो रही हो। ठीक है ना, तो उसके बाद फिर बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग पावर होगी, फिर शायद एआई आपकी और ज्यादा तगड़ी हो जाए। ठीक है, एनी क्वेश्चन क्लास? इसी में सर हाँ जी सर बीबीसी की एक न्यूज बात ना करना, वो बाद में बात कर लेंगे, लेक्चर में बात ना करें। ठीक है, जो मैंने अपलोड वीडियो करनी होती है फिर सारी बीच में बातें आ जाती हैं। ठीक है, कोई लेक्चर रिलेटेड क्वेश्चन है तो बात कर लें, नहीं है तो बाद में फिर बात करते हैं। ऑलराइट देन, टेक केयर क्लास, अल्लाह हाफिज।